हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आज हम बात करने वाले हैं मानवाधिकार आयोग के बारे में। ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स दोस्तों, इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं। जो 2019 में संशोधन हुआ था तो उसके बारे में भी देखेंगे कि इस संशोधन में क्या क्या किया गया है, क्या नया जोड़ा गया है दोस्तों। और बता दें कि आपको पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी भी आ चुकी है। अगर उसके लिए आप और भी कुछ देखना चाहते हैं मूल विधि के पार्ट्स, तो आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। और जो पुलिस से जो आपके यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी हमने सॉल्व कराए हैं, तो आप जा करके प्ले लिस्ट में अच्छे से देख सकते हैं। संपूर्ण हिंदी में हमने पढ़ाया है। और अभी अगर बात करते हैं दोस्तों, एक हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, जिस पर हम अभी संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जा करके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका हम लिंक नीचे दे देंगे। ठीक है, तो वहां जा करके आप उस पर भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो रेगुलर हम क्लास लेकर के आते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम मानवाधिकार के बारे में। दोस्तों, मानवाधिकार क्या होता है? यानी मानव का अधिकार, कि मानव के क्या अधिकार हैं, उसका कोई हनन ना हो दोस्तों, कोई उसका शोषण न कर पाए, इसीलिए इस आयोग का गठन किया गया है, मानवाधिकार आयोग। थोड़ा सा हम इसके बारे में बताएं तो आपको याद रखना एक डेट 10 दिसंबर को, क्या 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 10 दिसंबर को। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता, तो आपको बताना है कब, 10 दिसंबर को। ठीक है, तो चलिए देखिए, मानवाधिकार आयोग के बारे में देखने से पहले हम इसका इतिहास देखते। क्या इतिहास देखते कि मानवाधिकार आयोग है क्या दोस्तों। ठीक है, देखिए अब बात करते, देखिए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी दोस्तों, कब की गई थी, कहां की गई थी, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, कि देखिए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में, कहां, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में जो तीसरी बैठक हुई थी दोस्तों, याद रखना कि तीसरी बैठक कब हुई थी, 10 दिसंबर 1948 को। कहां हुई थी, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। देखिए समझिएगा कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में की तीसरी बैठक में कब, 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जो 10 दिसंबर है ना 1948 वाला, इसीलिए प्रत्येक वर्ष, क्या प्रत्येक वर्ष हम 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार आयोग दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। और ये सबसे मेन है, सबसे आईएमपी क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को। ठीक है, और चीज बता दें कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को ही दोस्तों मानव अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है दोस्तों, इसे ही मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन याद आ सकता है कि मैग्ना, मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा हुई थी उसे ही कहते हैं। देखिए अब बात करते हैं इस बैठक में कितने देश ने भाग लिया था, तो 58 देशों ने भाग लिया था, जिसमें से अपना भारत भी था। ठीक है, याद रखना कि 58 देशों ने भाग लिया था, जिसमें से अपना भारत भी शामिल था दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से हंसा मेहता ने भाग लिया था दोस्तों भारत की तरफ से, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और वो जो आपका संविधान सभा था उसमें सदस्य भी थी 15 महिलाओं में। ठीक है, चलिए अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी दोस्तों, इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो इलोनोर रूजवेल्ट थे। कौन दोस्तों, इलोनोर रूजवेल्ट थे दोस्तों, इसके क्या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। तो याद रखेंगे कि चेयरमैन की बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी के दोस्तों, तो कौन हो जाएंगे, एलोनोर रूजवेल्ट। वहीं इस ड्राफ्ट को तैयार किसने किया था, तो जॉन पीटर्स हम्फ्रे द्वारा दोस्तों इसको तैयार किया गया था। तो ये बात हो गई इसके इतिहास की दोस्तों, कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो आप बता देना कि इसी दिन क्या हुआ था दोस्तों, तीसरी बैठक हुई थी, किसकी, संयुक्त राष्ट्र आम सभा की तीसरी बैठक हुई थी दोस्तों। तो इसलिए क्या होता है, 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष दोस्तों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये हमारे भारत का है, और इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, इसके क्या काम हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो क्या कैसे काम करते हैं, कौन अध्यक्ष बन सकता है। ठीक, तो सब कुछ हम जानने वाले हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग के बारे में। देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो 12 अक्टूबर 1993 को। कब दोस्तों? 12 अक्टूबर 1993 को। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो 12 अक्टूबर 1993 को। किसके तर्ज पर दोस्तों? तो जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, इसी के तहत इसकी स्थापना की गई। किसकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, अब देखिए, यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों, जैसे होगा आपका जीवन का अधिकार होगा ना, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, आपने पढ़ा होगा अपने संविधान में। तो इन सब की क्या करता है? ये रक्षा करता। कौन? मानवाधिकार संरक्षण, जो मानवाधिकार आयोग है दोस्तों, इन सभी की क्या करता है दोस्तों? रक्षा करता है। किसी के जीवन के अधिकार को छीना जा रहा है, या फिर स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा रहा है, या समानता के अधिकार को छीना जा रहा है, तो वहां पर दोस्तों ये जो मानवाधिकार आयोग है वो क्या करता? उनकी हेल्प करता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष बात करते हैं तो कौन है? तो श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है, प्रथम मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आपको बता देना है, श्री न्यायमूर्ति दोस्तों रंगनाथ मिश्र जी थे। वहीं अगर वर्तमान में बात कर ले दोस्तों, कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष? कौन है वर्तमान में? तो श्री न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू जी हैं। कौन है? एच.एल. दत्तू जी हैं दोस्तों। और देखिए, 3 इसके अन्य सदस्य जो हैं वो कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं, श्रीमती ज्योतिका कालरा हैं, और डॉक्टर ज्ञानेश्वर मनोहर जी हैं। ठीक है, तो ये 3 लोग और हैं इनके साथ में। ठीक है, तो ये चीज हो गई, इनके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, इसके बारे में बात हो गई। चलिए अब आगे देखते दोस्तों, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन 2019, जो 2019 में दोस्तों संशोधन हुआ है। तो देखिए, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि कौन सा परिवर्तन 2019 में किया गया, 2019 संशोधन में क्या लाया गया। तो याद रखना, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन 2019 में क्या क्या हुआ है। तो पहले इसके पहले हम बता दें कि यह संशोधन कब लाया गया। तो आपको बता दें, जो भारत के कौन है गृह मंत्री, क्या है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। ठीक है, तो अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण संशोधन बिल 2019 पेश किया। ठीक है, क्या क्या संशोधन किया गया वो भी हम बताएंगे। एक चीज बता दें कि यह बिल जो है दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन करता है। ठीक, इस बिल के द्वारा किसमें संशोधन किया गया? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया है। ठीक, तो ये भी बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है। अब कौन कौन से संशोधन हुए हम वो देखेंगे। संशोधन क्या क्या हुआ है दोस्तों, और यही क्या है? मेन है। संशोधन ही क्या है? मेन है। तो पहला संशोधन क्या हुआ है दोस्तों, इसके बारे में हम अगर देखते हैं, देखिए आपने पहले पढ़ा होगा कि जो इसका अध्यक्ष होता है, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपने पहले सुना होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, क्या? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हो जाते हैं वो बन सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष दोस्तों। मगर इसमें संशोधन कर दिया गया कि देखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या फिर वो दूसरा चीज जो जोड़ा गया 2019 में, वो सर्वोच्च न्यायालय के क्या न्यायाधीश के रूप में भी रहा हो। जरूरी नहीं कि वो मुख्य न्यायाधीश बना हो, मगर वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी रहा हो, वो अध्यक्ष बन सकता है दोस्तों। तो ये जो है, पहले देखिए क्या था कि जो रिटायर हो जाते दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, वही इसके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते थे। मगर अब कोई भी, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो भी बन सकता है। ये 2019 में जोड़ा गया, 2019 संशोधन में इसको शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो ये संशोधन किया गया। तो इसको जरूर याद रखना कि भैया मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। उसके अलावा आपको बता दें, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में 3 अन्य व्यक्तियों को चुना जाता दोस्तों, उसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य कर दिया गया। देखिए 3 सदस्य होते हैं, ठीक है, तो 3 सदस्य जो अन्य होते हैं, देखिए एक अध्यक्ष होता और 3 अन्य होते दोस्तों। उसमें से क्या होना चाहिए, आपको बता दें कि 3 में से एक तो महिला होनी आवश्यक ही है, मतलब एक महिला जरूर होगी। तो यह अनिवार्य कर दिया गया 2019 में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखते जो इसमें 3 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों, आपको बता दें जो 3 अन्य सदस्य चुने जाते हैं वो पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग से चुने जाते थे। अब इसमें और भी चीजें जोड़ दी गई हैं, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हो सकते हैं, और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से हो सकते हैं,
और राष्ट्रीय विकलांग जन आयोग के चीफ कमिश्नर को भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे कि क्या संशोधन किया गया है। पहले इसमें क्या था, जो 3 सदस्य तो हमने देखे थे, जिसमें से एक महिला हो सकती है, ठीक है, 2 अन्य, ठीक है, मतलब 2 पुरुष और 1 महिला इसमें अन्य सदस्य में हो सकती है। तो ये पहले तीनों के तीनों कहां से ले आते थे, या तो वो अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा, ठीक, उससे होगा, या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग से होगा, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग से होगा। इन्हीं 3 पे था, मगर नया का जोड़ा गया है, तो इसमें पिछड़ा वर्ग जोड़ दिया, यानी ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है, और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को भी जोड़ दिया गया, और राष्ट्रीय विकलांग जन आयोग को भी जोड़ देगा। मतलब 3 चीजें और शामिल की गई हैं 2019 में। ठीक है, तो ये संशोधन 2019 में शामिल की गई, इसको याद रखेंगे। अब देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका कार्यकाल देखिए, जो इनके अध्यक्ष होता है या जो इसके सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो आपको बता दें, इनका कार्यकाल दोस्तों पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष था। मान लिया, देखिए, कोई व्यक्ति चुना जाता है, वो 72 साल का है, क्या 72 साल का है, अध्यक्ष बनता है, तो वो केवल 3 ही साल रह पाएगा, क्योंकि वो 75 साल पहले पूरा कर लेगा। ठीक है, या फिर अगर कोई मान लिया 65 साल का है, तो पूरे 5 साल चलेगा। कहने का मतलब है या तो 5 साल या फिर 70 वर्ष, जो पहले हो जाए वही तक था। ठीक है, मगर इसे 2019 में संशोधित किया गया, और इसे जो 5 वर्ष 70 वर्ष था दोस्तों, उसे क्या कर दिया गया है, 2 वर्ष कम करके, यानी 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष कर दिया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको बताना है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो जाए, 3 वर्ष की आयु या फिर 70 वर्ष। ठीक है, जो पहले हो। ये 5 वर्ष और 70 वर्ष ये मत बताना, क्योंकि ये अब खत्म हो चुका है। नया संशोधित रूल क्या है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, देखिए, हमने पहले पढ़ाया था, तो उसमें आप यही बताया होगा, क्योंकि वो हमने पहले बना दी थी वीडियो, तो अब ये हमने बनाया, इसीलिए बनाया क्योंकि संशोधित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। इसकी संरचना क्या है, क्या इसमें कौन शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। इसको 2019 में जोड़ा गया, हम पहले बता चुके हैं दोस्तों। और बता दें कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश के आधार पर की जाती है। कितने लोग होते हैं जो मानवाधिकार के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को चुनते हैं, तो टोटल 6 लोगों की कमेटी होती है। अब देखिए, इस समिति में कौन कौन शामिल होगा। देखिए, कौन कौन शामिल होगा इस समिति में, तो देखिए कौन कौन शामिल होगा। एक प्रधानमंत्री, और फिर लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, फिर राज्यसभा के उपसभापति हो गए, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के विपक्षी नेता हो गए, और केंद्रीय गृह मंत्री। देखिए कितने हो गए दोस्तों, एक प्रधानमंत्री होगा, दूसरा क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष, और तीसरा क्या होगा, उपसभापति राज्यसभा के, और चौथे क्या होगा दोस्तों, 4 और 5, इसमें 2 हो जाएंगे दोस्तों, 2 सदन के, राज्यसभा और लोकसभा के, यानी कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए, और एक केंद्रीय गृह मंत्री, यानी 6 लोग हो गए, 6 सदस्य हो गए, जो कि इनका चुनाव करते हैं। अब देखिए, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल हमने बता दिया, 3 वर्ष से 70 वर्ष की उम्र, ये 2019 में संशोधित किया गया, पहले 5 वर्ष था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, इन्हें समय से पूर्व तभी हटाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि जो इसके आयोग के अध्यक्ष है, इनको कैसे हटाया जा सकता है, तो समय से पूर्व तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच पर उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाएं। ठीक है, इनकी जांच चलेगी, अगर उसमें इनके आरोप सिद्ध हो जाते हैं दोस्तों, तभी इन्हें हटाया जा सकता है दोस्तों। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां है, तो दिल्ली में है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, जो ये संख्या 3 है दोस्तों, जिसमें एक महिला मस्ट कर दिया गया था, ये 2016 में किया गया 3 सदस्य, उसके पहले कितने होते थे, 5 होता था। तो बता दें आपको कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में 2006 में परिवर्तित किया गया, इसमें पहले कितने सदस्य होते थे, 5 होते थे, जो कि घटा करके अब 3 कर दी गई, और 3 में भी एक महिला कर दी गई है। ठीक है, तो 3 में 2019 में संशोधन हुआ, जो उसमें एक महिला कंपलसरी कर दी गई है। ठीक है, 3 सदस्यों में से एक महिला जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, वहीं अगर राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते, देखिए हमने केंद्र वाला देख लिया है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे दोस्तों कौन से राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, इसके बारे में, फिर इसके बाद हम मानवाधिकार के कार्य देखेंगे, और मानवाधिकार के जो अनुच्छेद हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग, देखिए अब तक देश में 26 राज्यों ने, कितने, 26 राज्य, टोटल राज्य कितने हैं, 28 और 8, तो उनमें से 26 राज्यों ने आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, जानकारी के लिए बता दें दोस्तों
कि देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और दो अन्य अध्यक्ष होते हैं। मतलब टोटल कितने होते हैं? 3 लोग, एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। जैसे कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग था राष्ट्रीय वाला, तो उसमें क्या होता था कि एक अध्यक्ष होता था, 3 अन्य होते थे, टोटल 4 होते थे। और इसमें कितने? इसमें 3 है, एक अध्यक्ष और 2 अन्य। ठीक है। अब देखिए जो आयोग का अध्यक्ष होगा वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति मतलब कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर न्यायाधीश होगा। ठीक है, आपको बता दें चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, तथा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति या कार्यरत न्यायाधीश होगा। ठीक है, तो मतलब कि चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश हो, ये चीज आपको बताना चाहिए। दोनों लोग बन सकते हैं जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और देखिए राज्य के जिला न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, कोई भी न्यायाधीश हो जो 7 वर्ष का अनुभव हो उसे, ठीक है, या कोई व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो दोस्तों, वो भी इस आयोग का सदस्य बन सकता है। मतलब जो 2 सदस्य और अन्य हैं उनमें अगर वो देखिए किसी जिला से न्यायालय का न्यायाधीश है तब भी, अगर उसे 7 साल हो गए हैं काम करते करते जिला न्यायालय में, तब भी बन सकता है। या फिर उसके अलावा कोई भी व्यक्ति हो जिसे मानवाधिकार के बारे में विशेष अनुभव हो दोस्तों, वो भी इसका सदस्य बन सकता है। अब देखिए इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? किसकी अनुशंसा पे दोस्तों की जाती है? राज्यपाल एक समिति बनाता है, उसके अनुसार की जाती है। परंतु अगर पूछ ले कि राज्य के मानवाधिकार अध्यक्ष, ठीक है, राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को कौन उनके पद से हटा सकता है, तो बता दें राष्ट्रपति ही हटाएगा, केवल राज्यपाल उन्हें हटा नहीं सकता। तो याद रखेंगे क्योंकि राज्य से तो आप समझ जाए कि नहीं राज्यपाल हटा देगा, तो राज्यपाल नहीं हटाएगा। कौन हटाएगा? हटाने का काम भी राष्ट्रपति ही करेगा दोस्तों। अब देखिए इस समिति के प्रमुख के रूप में दोस्तों राज्य का मुख्यमंत्री होता है। जो प्रमुख होगा दोस्तों इस समिति का वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और राज्य विधानमंडल के विपक्षी नेता और अन्य सदस्य के रूप में होते हैं दोस्तों। ठीक है, विपक्षी नेता भी अन्य सदस्य के रूप में होते हैं दोस्तों। ठीक है, इनके चुनाव करने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष दोस्तों। यही सेम वाला जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का होता है, संशोधित करने के बाद पहले 5 वर्ष से 70 वर्ष था, अब इसे 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया है। ठीक, तो ये राज्य में भी और केंद्र में भी दोनों में लागू होता है दोस्तों। और बता दें कि आयोग से कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष या अन्य सदस्य, ठीक है, आपको बता दें कि मान लिया वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है दोस्तों या फिर अन्य सदस्य है, अगर इसका कार्यकाल समाप्त हो गया है तो वो सदस्य ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार के अधीन कोई भी सरकारी पद पर नहीं रह सकता। यानी कोई भी सरकारी पद दोबारा वो ग्रहण नहीं कर सकता आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम बात करें दोस्तों कि मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियां, क्या क्या कार्य हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार की और क्या क्या इनको शक्तियां प्राप्त है, तो इनके बारे में हम अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं। तो आपको बता दें कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। अगर किसी के मान लिया आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ दोस्तों, किसी ने आपका शोषण किया है आपके मानवाधिकारों का, तो उस पर जांच करेंगी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है। जो आयोग है दोस्तों वो किसी भी जेल का दौरा कर सकता है, वहां पर जेल के जो बंद कैदी हैं उनका निरीक्षण कर सकता है कि उनके सही से सुधार, मतलब उनको सही से भोजन मिल रहा है या फिर उनको कोई प्रताड़ना दी जा रही है। तो मतलब इस तरीके से आपकी क्या करता है, ये अधिकारों की रक्षा करता है। तो बता दें कि आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण भी कर सकता है, कैदी से पूछताछ भी कर सकता है। ठीक है, और उनमें सुधार के लिए सुझाव भी दे सकता है दोस्तों। ये पावर आप समझ रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का है। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अगर किसी भी मानवाधिकार आयोग का जो है उल्लंघन करता तो उससे सिफारिश कर सकता है कि भैया ऐसा आप मत करिए, ये जनता के हित में नहीं है। ठीक है, अगला क्या उसका काम है, देश में लोगों के मध्य मानवाधिकार से संबंधित जागरूकता फैलाना। आपको पता है कि लोग मानवाधिकार के बारे में अपने जानते नहीं कि हमारे क्या अधिकार हैं, ठीक, हमें कौन सा अधिकार लेना है कौन सा छोड़ना है, तो उनके बारे में जागरूकता फैलाना, जगह जगह जा करके कैंप लगा करके या फिर किसी भी जरिए से डिजिटलाइजेशन जरिए से लोगों को समझाना कि आपके क्या अधिकार हैं।
अगला क्या है, न्यायालय में लंबित मानवाधिकार के मामलों में हस्तक्षेप करना। मान लिया कोई मानवाधिकार का केस आया दोस्तों, वो न्यायालय में पड़ा है, उसकी पेशी लग रही, रोज उसका आना जाना है, तो उसमें हस्तक्षेप कर करके उसको सॉल्व करा सकता है। ठीक है, और देखिए मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन दोस्तों, जिनको हम एनजीओ बोलते हैं, उनको प्रोत्साहन देना। मतलब जो सरकारी नहीं है फिर भी दोस्तों मानवाधिकार के लोगों की रक्षा करते हैं, मानवाधिकार के उल्लंघन की कार्यवाही करते हैं दोस्तों, उनको प्रोत्साहन करना। जैसे कि आपको पता एमटी है ना, तो एमनेस्टी है ना, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे भी। ठीक है, तो चलिए देखिए, और अगला काम क्या है कि मानवाधिकार संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों की समीक्षा तथा उसके क्रियान्वयन हेतु सिफारिश करना। जो मानवाधिकार संबंधित कोई संधि हुई है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, तो उनकी समीक्षा करना और उनकी सिफारिश करना, उनको लागू करवाने के लिए सिफारिश भी करना। अगला है, इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का अधिकार है। किसी को कोई मान लिया किसी का हनन हुआ तो उसके मुआवजे के लिए या फिर हर्जाने के लिए भी सिफारिश कर सकता है। ठीक है, और देखिए आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। मतलब आयोग अपनी जो रिपोर्ट दोस्तों वो राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा और वो दोनों संसद में वो रिपोर्ट रखी भी जाएगी, उस पर चर्चा भी की जाएगी दोस्तों। तो ये क्या है, उसके कार्य हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं कि मानवाधिकार से संबंधित अन्य जानकारियां और क्या जानकारियां हैं, इनके बारे में हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या जानकारियां हैं। देखिए, एक मानवाधिकार आयोग की जो है, ठीक है, बता दें आपको, मानवाधिकार की गैर सरकारी संगठन संस्था है जिसका नाम क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, क्या नाम है, नाम याद रखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये भी एक गैर सरकारी संगठन है दोस्तों, ये भी मानवाधिकार की रक्षा करती है दोस्तों। इसका गठन 1961 में हुआ था। कब, 1961 में हुआ था दोस्तों। यह मानवाधिकार के संरक्षण के लिए कार्य करते दोस्तों, और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो लंदन में है। कहाँ है, ब्रिटेन के लंदन में है दोस्तों। और बता दें कि यह संस्थान 1977 में, ठीक है, इस संस्थान को 1970 में शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बहुत अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है दोस्तों, इसने क्या किया था, शोषण के खिलाफ अभियान चलाया था 1970 में दोस्तों। इसे इस अभियान चलाने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको बता दें कि जो ये सरकार, जो मानवाधिकार है दोस्तों, ये संगठन जो है ये गैर सरकारी भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती हैं, किसी के अधिकारों की रक्षा करती हैं, उन्हें इसके लिए प्रेरित करती हैं, जागृत करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से भी इसे नवाजा गया है। किसको, जो एमनेस्टी दोस्तों, इसे 1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं मानवाधिकार के बारे में, इसके जो कुछ अनुच्छेद दोस्तों। देखिए मानवाधिकार से संबंधित कुल 30 अनुच्छेद हम देखेंगे जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए क्वेश्चन यहां से कई बार पूछे गए, क्या इन अनुच्छेदों से आपके पुलिस वाले पेपर में कई बार पूछे गए हैं, तो हो सकता है अनुच्छेद से भी एक आध क्वेश्चन पूछ ले जाएं, जैसे कि आपके को पता है कि मूल विधि से क्वेश्चन आने हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। पूरे 30 जो अनुच्छेद है दोस्तों, उनको मोटा मोटा हम जल्दी जल्दी देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते रहिएगा। देखिए पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया, सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकार के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता। यानी हम बता सकते हैं कि पहले में क्या, किस चीज के बारे में बताया गया है कि स्वतंत्रता और समानता की बात की गई है। अनुच्छेद पहले में क्या है, स्वतंत्रता और समानता दोस्तों। चलिए अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है, सभी अधिकारों और आजादियों को प्राप्त करने का हक, इस मामले में जाति, लिंग, वर्ण, भाषा, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों जैसे हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 15 कहता है, उसी तरह से ये क्या कह रहा है, अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है कि किसी भी आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे जाति कोई भी हो, आपका लिंग कोई भी हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, या फिर आपका वर्ण कैसा हो, काले हो गोरे हो, भाषा के आधार पे आप बंगाली हो, ठीक है, या बिहारी हो, कोई मतलब नहीं दोस्तों। धर्म के आधार पे आप हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके अधिकारों को नहीं छीना जाएगा दोस्तों। अगला है तीसरा नंबर क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तित्व सुरक्षा का अधिकार, मतलब जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। ठीक है, और ये क्या बताता है, अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, गुलामी से स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 4 बताता है। वही बात कर ले अनुच्छेद 5 की, तो किसी को शारीरिक यातना न दी जाएगी
और ना ही किसी के प्रति निर्दय अमानुषिक अपमानजनक व्यवहार होगा। यानी किसी को अगर शारीरिक यातना दी जाती है दोस्तों, ठीक है, तो उस पर भी मानवाधिकार लागू होगा, उसके कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, किसी के प्रति निर्दयता दिखाई जा रही है या अमानुषिक जो मानव से अलग हो दोस्तों, जो मानव वाला व्यवहार ना हो, मतलब कि किसी के साथ जानवर जैसा व्यवहार भी नहीं किया जा सकता या फिर किसी का के साथ अपमानजनक व्यवहार भी नहीं किया जा सकता। ये किसमें कहता है? अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 क्या कहता है दोस्तों कि विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण। यही क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों आपके किसमें आया था दोस्तों? आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था, ठीक है। हर व्यक्ति को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्त अधिकार, यानी विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 6 कहता है। वही अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। कानून की निगाह में सभी समान और सभी बिना भेदभाव के लिए कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। मतलब सब लोग क्या हैं? समान है दोस्तों कानून की निगाह में। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का अधिकार, यानी राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता प्राप्त आपको मिलेगी दोस्तों। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 8 में, अनुच्छेद 8 में कहा गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 9 क्या है कि किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या फिर देश निष्कासित न किया जाए। दोस्तों आपको पता है कि किसी को नजरबंद कर दिया था, जैसे आपको पता धारा 370 लगी थी दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ था, जो जम्मू कश्मीर के कुछ नेता थे उनको गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया था। तो ये मतलब क्या है? अनमाने ढंग से बिना किसी तानाशाही से किसी को आप इस तरह से बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई रीजन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बिना रीजन के आप कर रहे हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपके मानवाधिकारों क्या है? उल्लंघन है दोस्तों, ठीक है। अब अनुच्छेद 10 को देखते हैं। तो सभी को अपने अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करने के मामले में, ठीक है, सभी का अपने जो अधिकार है वो कर्तव्य है उनको निश्चित करने का, ठीक है, अनुच्छेद 10 में कहा गया है। 11 की बात करते हैं तो 11 में क्या कहा है? प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप हो तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर अपराध सिद्ध ना हो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया है तो आप क्या हो गए? मर्डर हो गए या फिर आप अपराधी हो गए। जब तक कि कोर्ट सजा नहीं देगा तब तक आप अपराधी नहीं है दोस्तों, आपको अपराधी की नजर से नहीं देखा जाएगा, ठीक। ये कहा गया है आपको अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 12 में क्या कहता है? किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा का अधिकार, यानी आपको कोई एकांतता हो, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है परिवार में या फिर घर में या पत्र व्यवहार में, किसी प्रकार के मनमाना हस्तक्षेप करता है तो उसके विरुद्ध आप कानूनी सुरक्षा ले सकते हैं दोस्तों। ये अनुच्छेद 12 में कहा गया। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं तो देश के सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने व बसने का अधिकार तथा अपना देश छोड़ने व वापस आने का अधिकार। इसी में देखिए विदेशी यात्रा भी शामिल है दोस्तों, ठीक है, विदेशी यात्रा भी शामिल, और आप अपने देश में कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं, घूम सकते हैं, वो अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अगला है 14 का कहता है किसी व्यक्ति द्वारा सताए जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने का अधिकार, यानी आप किसी भी देश में दोस्तों जाके रह सकते हैं, वो आपका अनुच्छेद 14 कहता है, ठीक है। 15 का कहता है किसी व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष नागरिकता का अधिकार, यानी कि आप नहीं चाहते हो आप इंडिया में रहना तो आप अमेरिका जाकर के वहां की नागरिकता ले सकते हो दोस्तों। ये हमें आर्टिकल 15 कहता है। क्या कहता है? आर्टिकल 15, उसमें भारत सरकार कोई दबाव आपके ऊपर नहीं डाल सकती, ठीक है। अगला 16 नंबर क्या है कि विवाह एवं परिवार का अधिकार दोस्तों, आपको विवाह करने का अधिकार है, आपको कोई वंचित नहीं कर सकता कोई, ठीक है, और आपको परिवार रखने का भी आदेश है, मतलब अधिकार है, परिवार के साथ आप रह सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। ये अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 17 का कहता है निजी संपत्ति रखने का अधिकार, आपने संपत्ति रख सकते हैं दोस्तों, वो संपत्ति का अधिकार आपके 17 में कहा गया है, ठीक है। वैसे अगर हम उसकी बात करें तो आर्टिकल 300A में कर दिया गया है, ठीक है, संविधान में, मगर यहां पर निजी संपत्ति रखने का अधिकार किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। वही 18 की बात करते हैं तो विचार, अंतरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार, आपके धर्म की आजादी का अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी विचार आप अंतरात्मा से कुछ सोच सकते हैं, वो किसमें है? आपके अनुच्छेद 18 में बताया गया है। अनुच्छेद 19 का कहता है विचार और उसकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, आपको पता है 19 में वहां भी है दोस्तों, विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी कुछ भी सोच सकते हैं, ये सब चीजें क्या है? आपको स्वतंत्र रूप से मिलती है दोस्तों। अनुच्छेद 20 का कहता है, ये देखिए मानवाधिकार के
आयोग के अनुच्छेद है, ना कि संविधान के। ठीक है, सभा करने की, समिति बनाने का अधिकार किसमें है? 20 में है। वही अगर 21 की बात कर लें तो देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए हिस्सा लेने का अधिकार, यानी आप मतदान कर सकते हैं, यह आपको अनुच्छेद 21 में बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 22 क्या कहता है कि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार किसमें है दोस्तों? 22 में। वहीं 23 में क्या कहता है? रोजगार का चुनाव करने का तथा काम करने में संरक्षण का अधिकार, यानी कि आप कोई भी रोजगार चुन सकते हैं। यानी अगर आप नाई हैं तो ऐसा नहीं कि आपको केवल बाल काटने का अधिकार है, धोबी हैं तो वस्त्र धुलने का अधिकार है, आप कोई भी स्वेच्छा से अपने रोजगार का चुनाव कर सकते हैं। यह हमारा अनुच्छेद 23 कहता है। ठीक है, और देखिए अगला क्या है? 24 का कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार, यानी आपको जो समझ सकते हैं जो संडे छुट्टी होती है या फिर हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होती है या फिर विश्राम करने का अधिकार, तो सबको उस किसके जरिए है? तो आर्टिकल 24 के जरिए। ठीक है, वहीं 25 में क्या कहा गया है कि अच्छे स्तर यानी अच्छे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार, जच्चा बच्चा को खास सहायता और सुविधा का अधिकार। आपको पता है जच्चा बच्चा क्या होता है? जो नवजात शिशु और माता होते हैं दोस्तों, उसके लिए खास सहायता और सुविधा का अधिकार भी क्या है? आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 में बताया गया। 26 में क्या है? शिक्षा का अधिकार दोस्तों। ठीक है, शिक्षा का अधिकार भी मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 26 के तहत। अगर वहीं 27 की बात करते हैं, अनुच्छेद 27 की, तो स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने का अधिकार है। मतलब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, सांस्कृतिक जीवन होते समाज के अंतर्गत, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है? ऐसी सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके। ठीक है, और वहीं 29 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास संभव है। मतलब कि सभी का एक कर्तव्य है कि जिसमें वो रहा है दोस्तों, जिसमें उसके स्वतंत्र और पूर्ण विकास का संभव, वहां वो रह सकता है, उस समाज में वो रह सकता है दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 30 कहता है कि इस घोषणा से उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए जिससे अधिकारों और स्वतंत्रता में से किसी का विनाश करना हो दोस्तों। मतलब कहने का मतलब नहीं कि आपको अधिकार दिए है कि आप मतलब स्वतंत्र है, इसका मतलब नहीं किसी को आप मार सकते हो। ठीक है, अपनी हद तक सीमित रह करके आप इनका पालन कर सकते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 30 में यही कहा गया दोस्तों। ठीक है, देखिए एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं कि देखिए शिक्षा का अधिकार यानी RTE जो है राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ था? 26 अगस्त 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2010 को या फिर 26 जनवरी 2009 को दोस्तों। और आपको बता दें कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो एक हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम क्या है? ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। इस तरह से आप सर्च करेंगे दोस्तों तो आपको चैनल मिल जाएगा और आपको प्ले लिस्ट में जाना है। वहां देखिए हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला के बारे में पढ़ाए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कहा, आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बैच आपको लेनी है। ठीक है, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021, इस पर हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं एकदम यूपीएससी के लेवल से दोस्तों। तो आप जरूर जाइए, इसको जरूर चेक करिए और यहां पर जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये हमारे दोनों चैनल दोस्तों, ज्ञान एजुकेशन और ज्ञान आरबीएल, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोनों पर ही हम इस तरह के संबंधित जो अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।